भले लागे अति दूर कबीरा, भले लागे अति दूर। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग कबीरा, भीज गए सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक तो 42 टेम्परेचर और ऊपर से तुम्हारे सारे हल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम वो सारे लोग जो आज मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत। कैद मकदम जो बहुत दूर से आए, आज पहली बार शरीक होने के लिए आए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से आना हुआ? जी हरदोई से। हरदोई से, क्या बात है, क्या नाम है साहब आपका? गुलवेज खान। हाँ जी, गुलवेज खान। गुरवेज खान साहब, ठीक, क्या बात है। कितने लोग आए हैं आज हरदोई से? 16 लोग हरदोई से आए हैं। क्या बात है, पूरी टीम है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है गुरवेज भाई। हाँ जी, ऑल सेट है। ऑल सेट है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एवी ब्रदर्स बहुत बहुत शुक्रिया, और राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो क्या रहा था, आज मैं सुन रहा था जब आप कबीर गा रहे थे तो दोनों लोग अलग अलग भागे चले जा रहे थे। दोनों के पास अपनी तान है और दोनों के पास अपना रियाज है, दोनों के पास अपनी मेहनत है। जैसे कर्नाटक में दोनों की अपनी मेहनत है, लेकिन तय नहीं हो पा रहा है कौन मुख्यमंत्री। जोर से बोला करो। दोनों के पास अपने अपना रियाज है, दोनों के पास अपनी अपनी मेहनत है, दोनों अपने अलग अलग तान लगाए हुए थे और ये तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त कि कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहरहाल वो पार्टी का इशू है, वहां पे तय होगा। हम सारे लोग उस बात पे ज्यादा माथापच्ची नहीं करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको मुद्दे की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है और जो तमाम सारे मुद्दों के बीच में खड़ा हुआ है। मैं एक एक करके बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। बहुत सारे लोग धूप में भी खड़े, मैं चाहता हूं कि उनको जल्दी से बातचीत करके वो अपनी बात कह लें और चले जाएं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कहां से आना हुआ साहब? मुंबई। मुंबई से। और आपका नाम क्या है? दर्श। 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 और आपका? अंकित। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, जो आप यहाँ पे शो में शरीक हुई। और कुछ कहना चाहते हैं साहब? नहीं, आपके बहुत बड़े फैन हैं, अभी पता चला आपका शो शुरू हो रहा है इसलिए हम लोग बहुत अच्छी बात है, जब आपने रुक लिया थोड़ा सा शो में आज शरीक हो गए, बहुत अच्छा लगा। जनाब कहाँ से आना हुआ? सर बिहार से। बिहार से जी, मतलब तो पता चल रहा है। वो एक मुद्दा और है बिहार में, और वो वहां के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम सारे लोग एक हो गए तो पटकनी दे देंगे। किसको? बीजेपी को। अगर हम सारे लोग एक हो गए तो ये भी एक मुद्दा है जो मैंने रखा सामने, और बातचीत के सिलसिले को उसको जोड़ेंगे। कुछ कहना चाहते हैं साहब? बस यहाँ बच्चा पढ़ता है, इसी में आए हैं, फिर आपका शो देखते हैं। आपका जो शो है, जो साक्षात में जो पारदर्शी है, उसी के लिए हम लोग आते हैं, इसीलिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, उस पर हम जरूर जवाब देंगे। आपका शो जो है पारदर्शी है, यही वर्ड जो है सबसे मुश्किल है कि ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ जाए। एकदम छन्नी की तरह होना चाहिए, साफ दिखाए, आर पार दिखना चाहिए। और बेटा क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश, क्या काम करते हो? सर कंस्ट्रक्शन लाइन का। हाँ? एक मिनट, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं, खड़े हुई। चुनाव सब बीत गया, 24 में चुनाव है, जिसको जहां से लड़ना हो लड़े आराम से। आगे आगे आपको अच्छा लगता है खड़े होना? आगे अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप जहाँ कहें वहाँ खड़ा हो जाए। नहीं, अरे आपका हम है। आइए, आप इधर आइए, मेरे पास आइए। देखिए, लड़ाई चक्कर में क्या आपका फायदा हो गया, पता नहीं चल रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बन कोई भी सकता, पता चला उन दो में या कोई तीसरा आ गया लड़ाई में। क्या नाम है साहब? सर निगम। निगम, कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से, बहुत बहुत शुक्रिया। उधर राजस्थान में एक और रस्साकशी है। आज
जो संघर्ष यात्रा है सचिन पायलट जी की, आज 5 दिन उसके पूरे हो गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरी बातें नहीं सुनी गई या मानी गई तो ये पूरे राजस्थान में निकालूंगा मैं। वो अभी अलवर से जयपुर के बीच में है, उन्होंने कहा पूरे राजस्थान में घूमूंगा। बहरहाल एक तीसरी बात थी जिसको मैंने रखा, लेकिन लगातार मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका कहां से आना हुआ? मैं तो यही फरीदाबाद से आई हूँ। फरीदाबाद से। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू, कुछ कहना चाहती हैं अंजू? मैं तो यहाँ पे मार्केट आई थी, फिर मैंने भीड़ देखा कि क्या हो रहा है। आप वो बस यहाँ पे शरीक हो गई, बहुत अच्छी बात है। मैं उन सारे लोगों की भी बात करना चाहूंगा जो शुक्रवार के शो में थे, मैंने देख लिया। और ऑटो वाले, अरे भैया कहीं दिखा पाए कि नहीं दिखा पाए कि मशीन खराब रही? मशीन तो वहाँ खराब है। वहाँ मशीन खराब है तो कहीं कुछ दिखाने की व्यवस्था हुई? हाँ, वहाँ पे सर गंगाराम हॉस्पिटल, सर गंगाराम अस्पताल में दिखाया। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई इलाज मिल जाएगा। अभी टाइम 1 महीने की दवा दी है। 1 महीने का टाइम का दवा दिया। थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित जी, अंकित जी यहाँ पे मेरे शो में आते हैं और यहाँ पे इनका काम ये है कि वो तमाम सारे लोगों का नाम नोट करते हैं, उन तमाम लोगों से मिलते हैं शो होने के बाद कि आपका क्या, जो आपने बात कही थी वो कैसे पूरी की जाए, अगर आपको अस्पताल में दिखाना। भाई लड़ाई नहीं, हुजूर क्या क्या बात, क्या दिक्कत क्या हुई बताओ मुझे। देश में चोरी कर लिया। अरे रुको, चोरी कर रही है, तुम ये ना करो, तुम अपने बाल बनाओ, बस खड़े रहो, रुको। दरअसल ये है कि अंकित जी उन तमाम सारे लोगों से मिलते हैं शो के बाद और ये इंश्योर करते हैं कि उनका इलाज हो और कोशिश करते हैं कि वो मिलवाया जाए, उनसे बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, जो आपने ऑटो वाले भैया के लिए मेहनत करी, बहुत थैंक यू सो मच। चलिए आपका इलाज हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच एक बार फिर से। और इलाज जब हो जाए तो उसके बाद फिर से आइएगा। कहां से आना हुआ साहब? कमला नगर से। कमला नगर से जी। क्या नाम है साहब? सर सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद जी। सुदामा जी क्या काम करते हैं आप? सर चाय की दुकान। चाय की दुकान, बड़े चाय वाली दुकान है आपकी? हाँ जी, बड़ी दुकान है चाय में इनकी। हाँ जी, बहुत मशहूर है, हमारे गांव का ही है। अच्छा, आपके गांव का मतलब कहाँ से? रानीगंज फतनपुर। रानीगंज फतनपुर, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के बड़े चाय वाले। कुछ कहना चाहते हैं क्या? सर बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। क्या आपने अपनी बात कहना है आपको? आप चाय, हाँ जरूर चाय पीने आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा चाय पीने, ऑफ कोर्स मैं शरीक हूंगा। लेकिन जो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा, फिर एक तरफ आपके मुखातिब होंगे। जी दीपक झा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी जी आज बहुत दिनों बाद आए बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, जिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं फजील भाई। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजित सचान जी पशु प्रेमी हैं और आज मेरे शो में आते रहते हैं, अक्सर आते हैं। उन्होंने कहा कि आप पिछली बार जब शो कर रहे थे तो इस पर बात कर रहे थे कि कुत्ते के काटने की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बोले मैं आज इसी मुद्दे को रेज करके अपनी बात कहना चाहता हूं और वेटनरी एक्सपर्ट हैं तो ये बात बहुत अच्छी रहेगी, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जो कुत्ते को लेकर जो बातें हैं तमाम तरह काटने की, उस पर जरूर बोले। जी हमारा कुत्ते तो पेट जो है वो तो बहुत हाँ मतलब वही, वो तो मैं कहता हूं कि आदमी की और जानवर की जो यात्रा है वो सह यात्रा है, दोनों लोग साथ साथ चले हैं जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया और अंकित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो मुद्दा है वो ये भी है, चौथा मुद्दा जो है इस बीच में वो ये भी है कि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हम जनता दल से हैं, मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी हैं जनता दल से? जनता दल यू। जनता दल यू तो बड़ा चीज हो गया आप। और मैं देखता था कि आप जनता दल यू को कभी शामिल नहीं करते हैं। बहुत गलत आदमी हैं, पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया का सबसे गलत आदमी मैं ही हूँ, बताइए। शामिल नहीं कर रहा था मैं के पॉपुलर शो में। और जनता दल यू जो पूरे देश में घूम रही है इकट्ठा करने के लिए, हाँ। और यहाँ ना आए अपना पक्ष रखने, हाँ। तो ये अजीब बात है कि नहीं? बहुत अजीब बात है। और सबसे बड़ी अजीब बात है कि मैं बुला ही नहीं रहा हूँ। हद है, मतलब इतना बड़ी बात है ये, इतनी गलत बात है कि हम बुला ही नहीं रहे। अरे जनता दल यू आइए, आइए। अब ये इसी फिराक में थे कि मैं कहूं कि आइए आइए, बैठिए, गार्ड साहब उनको बुला के लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।
बीजेपी ने एक पॉइंट रखा कि 30 मई से वो अपनी चुनावी यात्राओं में शुरू होंगे। 24 को का जो उनका चुनाव को लेकर है, 30 मई को जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल तक, विधानसभा, लोकसभा, बूथ के लेवल तक तमाम मुद्दों पे वो शरीक होंगे, बात करेंगे। और इसी पे आज बातचीत का सिलसिला सबसे पहले शुरू करूंगा। यासिर जिलानी कांग्रेस, उसका शैलेंद्र जी और उधर अंबर जैदी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली संगठन है। कभी कभी कोई दिन जो होता है वो सामने वाले का भी हो सकता है। पिछले 3 दिन इतनी जगह आप देते हैं? हाँ बिल्कुल, और वो दिन उनके लिए रहा है। हमने कर्नाटक की हार हमने उनको मुबारकबाद दी, हमने उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन जो वायदा उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने गंगा जल की कसम खा के राजस्थान में वायदा किया था, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। अब ये जो 5 वायदे, पहली बाइट राहुल गांधी की आती है, पहली बाइट टीवी पे दिखाई जाती है और उसमें वो कहते हैं जो 5 वादे हैं उसको पूरा करना है। लेकिन अभी तो भैया वो आपस में यही तय नहीं कर पा रहे कि डीके आएंगे या सिद्धरमैया आएंगे। मसला देखिए, जनता जनार्दन छोड़ो तय करेंगे कांग्रेस जी। मैं 1 by 1 यासिर भाई 1 by 1 जी। देखिए, ब्लेम गेम नहीं। पहले तो यहाँ जितनी जनार्दन है, जनता रूपी जनार्दन, इसको प्रणाम करता हूँ। देश की जनता, कर्नाटक की जनता को प्रणाम करता हूँ, जीत को विनम्रता के साथ। भैया जी, मैंने आपको कहा था कि भाजपा से डबल सीट आएगी कांग्रेस की, याद है आपको? हमें सब याद है। हमें वो दिन भी याद है, ये दिन भी याद है, आगे के भी दिन याद रहेंगे। आपने हमसे कहा था कि 100 सीट आ गई तो क्या होगा? मैंने कहा था सपना पूरा नहीं होगा भैया जी। बात मुद्दे की करते हैं, मुख्यमंत्री बन जाएगा, उसमें की चिंता नहीं है। बात ये होती है कि जो आज चुनौतियों पे बात क्यों नहीं करती भाजपा ये क्यों कहती कि अरे अभी 2 दिन सरकार बने नहीं हुआ है, आए हुए नहीं है। चुनौतियों क्या है? कांग्रेस के लिए चुनौती है जो मोदी जी ने देश को 80 करोड़ आबादी को फ्री बीज बना दिया है, 80 करोड़ आबादी को फ्री का राशन दे रहे हैं, उनका रोजगार छीन लिया है, तो रोजगार चुनौती है। आज स्वास्थ्य की चुनौती है। देखिए भाई, यहाँ पे भटक रहा है। आपने भी कुछ कहा है कर्नाटक में? बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। इन्होंने जनता, कर्नाटक की जनता से वादा किया है। हमारी तो हार में भी जीत हुई है साहब। आज कांग्रेस कहाँ पहुँच गई? नहीं, वादा क्या वादा 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2000 रुपए महीना देंगे, ये और दूसरी बात, सिलेंडर हम 400 रुपए का देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से आना हुआ गुजराल? इधर आइए, ऐसे ही तफरी घर में करते रहते हैं। यहाँ आइए। तो 51 लाख करोड़ कह रहा था या मैं आपको बिल्कुल दे दूंगा। 51 लाख करोड़ का प्रेशर पड़ना है तो वो कैसे, कहां से? और देखिए, सबसे बड़ी जो सवाल किया करे जवाब तो दिया करिए। ट्रेनिंग यहीं से हुई है आपकी? यहाँ से ट्रेनिंग होके गए हैं आप, ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठा रहा हूँ आपके साथ। तो मुझे बताइए ना। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी जीत का उनको राशन फ्री, लेकिन आपका? हमारे मित्र यासिर जिलानी का रंग बदल गया। एक भगवा धारण करते थे, हरे पे आ गए हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, असर देखिए, अभी अभी हुजूर आए हैं और कह रहे हैं हम कपड़ों से पहचानने लगे हैं। आप भी कपड़े पहचानने लगे। देखिए, ये अति उत्साह में कांग्रेस जो है वो अपनी, अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए, जनता का आशीर्वाद आपको मिला है तो पागल मत बनिए, पागल मत बनिए, ये आप समझ लीजिए। देखिए, ये अति उत्साह देख रहे हैं, ये इनको ले जाएगी अगले लोकसभा में। उसी कर्नाटका से 26 से 27 लोकसभा की सीटें आएंगी, ये देखते रह जाएंगे, क्योंकि करप्शन का 85% का जो गले तक भरा हुआ इनका उदाहरण है, उसमें ये आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आ रहा हूँ। आशीर्वाद नहीं है, जनता का प्यार है ये। जनता का प्यार है। अच्छा, प्यार बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि प्यार है जी। सुनो हुजूर, यासिर भाई से कहना है मुझे, यासिर भाई से, क्यों किया था इतना नाटक? हाथ से किया है कर्नाटक? क्यों किया था इतना नाटक? हाथ से गया कर्नाटक जी। हुजूर, कहाँ से आना हुआ? प्रयागराज से सर। प्रयागराज? अरे बाप रे बाप, आजकल प्रयागराज का नाम सुनते हैं एक कदम दूर हट जाते हैं हम। जी बताइए। सर, आपसे मिलने ही आते हैं हमसे मिलने आते हैं। बहुत अच्छा, मैं आया इधर से, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ रहा था। कहाँ से आना हुआ चाचा? इलाहाबाद से। हाँ, वो उधर प्रयागराज, इधर इलाहाबाद। गजब है भाई, अब तो प्रयागराज हो गया।
क्या? प्रयागराज हो गया मगर जवान पे वही चढ़ा है। अब धीरे धीरे बदल लो चाचा, अब उसका नाम प्रयागराज है, अब प्रयागराज ही कहो। जो सरकार में है वही सरकारी चलेगा। हाँ जी, वापसी आ जाएगा। आ जाएगा। और जो कोई मुद्दा हो तो बताइएगा, जरूर बोलिएगा। जी जनाब। एक बच्चा बाप से कहता है मेरे को प्लेन चाहिए, बाप कहता है प्लेन से पहले देखो छोटा सा खिलौना देता हूँ, तो उसको चलाना तो सीख। यही हुआ है, इनको खिलौना दिया गया है, चलाओ तो सही, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्या ना? अच्छा है जी, चला ही नहीं सकते। क्यों? सर इनको हवाई जहाज में बैठना ही नहीं आता। किनको? कांग्रेसियों को। गजब है भाई। नो 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 यासिर, यासिर कूल डाउन, यासिर, यासिर नो 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 नो, दिस इज नॉट द वे। यासिर मैं आऊंगा, यासिर वन बाय वन, यासिर मैं लूंगा। आपने मेरे रंग पे टिप्पणी करी है। आप ये कांग्रेस का चेहरा है, ये कांग्रेस का नफरत है। राहुल गांधी जो सिखाते हैं, ये राहुल गांधी, क्योंकि मैं यासिर जिलानी हूँ, मैं भाजपा के साथ हूँ, तो ये मेरे रंग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये है कांग्रेस का चेहरा, ये कांग्रेस का चेहरा है नफरत वाला। ये नफरत का चेहरा। ठीक, इतना कहूंगा, ना कर्नाटक चला गया कर्नाटक। प्रतीक जी, प्रतीक जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अच्छा जनता से बड़ी जल्दी सीख रहे हो गुरु तुम, हैं? जी। भारतीय जनता पार्टी की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। बीजेपी की क्यों हो गई है? बीजेपी ने साम दाम दंड भेद पैसा दे करप्शन कर, और उसके बाद क्या नाम है वहां पर बजरंग बली और बजरंग दल को कंपेयर कर दिया। बजरंग बली और बजरंग दल एक हो गए इनके लिए। उसके अलावा धार्मिक विद्वेष पूरा फैला के इन्होंने कोशिश कर ली कि कर्नाटक कैसे भी ले आए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां से निकाल फेंका और बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत करने का काम कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। इतना गुरूर मत रखिए। चलिए इनके लिए दो लाइन पढ़ देता हूँ। मैं इनके गुरूर पे 2 लाइन पढ़ देता हूँ। इनके गुरूर के लिए 2 लाइन पढ़ देता हूँ। राष्ट्र के समर्थक बैठो। यासिर जिलानी जी के गुरूर के लिए और भारतीय जनता पार्टी के गुरूर के लिए 2 लाइन पढ़ अपनी बात कहिए कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं नहीं भूला नहीं। लेकिन सुन लीजिए, कमाल ये है फिर भी तुमको यकीन नहीं। ये यासिर जिलानी जी बार बार भटका रहे हैं डिबेट को, ये इन्होंने कर्नाटक में करने का काम किया था। दूसरी बात देखिए, अब आइए मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक सिमिलरिटी है। मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई उन्होंने वहां पे भी विधायक खरीदे कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश में विधायक खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिर सरकार लोकतंत्र करने का काम किया। जो ये तो कहते, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहां पे तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से ने जब बात कही तो वसुंधरा जी ने कहा मेरे यहाँ ये सब नहीं होता है, और ये बात तो वहां पे उन्होंने कही। तो जब वो हम क्या होता ही नहीं है तो फिर कैसे खरीदने वाली बात? या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का काम सिर्फ इनका है। इनकी पार्टी का नाम ही बहुत झूठी पार्टी है। बीजेपी का नाम बहुत झूठी पार्टी। भाई ये तो बात चीफ मिनिस्टर कह रहे थे। जी शैलेंद्र जी बहुत नाराज हैं। मैं बड़ा हतप्रभ हूँ। देखिए, व्यक्ति का चरित्र और ज्ञान 2 अलग अलग विषय होते हैं। एक जरा सी क्या नाम जीत क्या हुई, लोगों के जो है चरित्र किस तरह से है, वो किस तरह से बड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए आचरण देखिए। अरे भैया, आपको जो है संभलने की आवश्यकता है। आप याद करिए पंजाब को। पंजाब में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी, किस तरह से हाथ हुआ। वहां सरकार आती सरकार को आप संभाल नहीं पाए। अभी हिमाचल में इन्होंने वादा किया कि महंगाई को लेकर सरकार जैसे ही बनती है 3 रुपए वैट बढ़ा देते। तो अभी तो जो है 9 दिन नहीं हुए हैं, अभी तो इंतजार करने की आवश्यकता है। थोड़ी शालीनता लाइए। जनता ने अगर आपको समर्थन दिया है तो दूसरी तरफ भाजपा को देश के 23 करोड़ लोगों का प्यार आज भी है। आप तो 52 सीट पे है ना। आया। जी रुकिए, नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से बहुत बहुत स्वागत है इस गर्मी में, भीषण गर्मी में। आपका प्रोग्राम हम बहुत समय से देख रहे हैं, बरसों से देख रहे हैं। आपको रूबरू देखने आ जाए हैं स्पेशली। तो मैं ठीक तो हूँ ना? बिल्कुल बहुत शानदार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाबू जी। आप आए गोरखपुर से। इस भीषण गर्मी में खड़े होना, इंतजार करना और बोलने के लिए कुछ अपना मैटर रखना, ये आसान काम नहीं है।
इस जगह पे तमाम सारे लोग आते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ समस्याओं को बताते रहिए, जगाते रहिए और सही दिशा देते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक ऑटो वाले भैया जिन्होंने अपनी बात कही थी शुक्रवार को कि उनका कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे फॉलो अप किया गया। और अंकित बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया कह रहा हूँ कि आपने उसको फॉलो अप किया और उनके इलाज के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। मशीन कब ठीक होगा वो? अरे अब मशीन पहले इलाज करा लो, पहले इलाज करा लो, फिर सफदरजंग से बात करेंगे कि मशीन उनकी कब ठीक होगी और कब पहुंचेगी। जी जनाब। हमको तो खुशी प्रतीक जी इसी बात की है कि नंदनी बच गई। अच्छा, नंदनी बच गई कर्नाटक में। हाँ, जो दुग्ध उत्पादन है उनके सहकारिता, सबके जिंदगी से जुड़ी हुई चीज। हाँ, ये तो हरे पे फंस गया करके। देखिए फिर आ गया रंग पे। ये रंग किसका है भाई? भगवा हम लोग का नहीं है, हरा उनका नहीं है। ये लोग रंगों पे लड़ाते हैं, जो बेचते हैं ये फूलों की खुशबू, इनका बस चले तो मुर्दे का कफन बेच डाले। राम 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 राम। अरे ऐसा ना बोला, ऐसा ना बोला कि मैं आ रहा हूँ। अरे ऐसा ना, खुशबू बेचने मैं आ रहा हूँ, जनता दल यूनाइटेड। फूल की खुशबू बेचने वाले अगर उनको समय मिल गया तो मुर्दे का कफन बेच देंगे। रुकिए भाई, ये तन बेच देंगे, ये मन बेच देंगे, मुर्दे का ओढ़ा कफन बेच देंगे। अरे बाप रे बाप, क्या राजनीति है। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं भगा दूंगा। बड़े हो चुपचाप। कहाँ आ रहे भैया, आ रहे पेड़ पे और बैठ जाओ तो वहां तक भी आएंगे। उतनी दूर है, लंबे चौड़े आदमी, इधर आओ, वहां ना जाओ। इधर वहां कैसे जाऊंगा मैं? इधर आओ, इधर खड़े हो आके। जी भैया कहाँ से आए? छपरा से हम आए। छपरा? नहीं, आप आ रहे थे जी। क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम मोहित है सर। मोहित जी, क्या काम करते हैं साहब? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। प्राइवेट जॉब करते हैं, यहीं पे दिल्ली में काम करते हैं? जी सर, जी सर। रहने वाले कहाँ के हैं? सर यूपी के बागपत से सर। यूपी के? अरे तो बगल में छलांग लगाओ तो बागपत पहुंच जाओ, कितनी दूर है? जी सर। जी, तो कुछ कहना है आज आपको? क्या कहना है? सर कल मदर डे था, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मदर डे पे कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहो यार, मेरे बिल्कुल एकदम दिल के करीब वाली बात होती जब माँ की बात हो और तमाम। रुको, और कोई मुद्दा ऐसा हो जो बिल्कुल संवेदनशील हो तो मुझे अच्छा लगता है। घर गृहस्थी की, परिवार की, आज परिवार का दिवस पर भी बात होनी चाहिए, परिवार पर भी बात होनी चाहिए। अच्छा चलिए, मदर डे पे बोलना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में माँ से पिटे हो कि नहीं पिटे हो? जी सर, जी सर। खूब पिटे या थोड़ा पिटे? थोड़ा बहुत सर। हम तो यार खूब पिटे, हमको तो खूब पिटाई हुई। बहरहाल बोलो। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, हर व्यक्ति को सर एक माँ ही जन्म देती है, एक औरत ही जन्म देती है सर। तो सर माँ से बढ़कर तो कोई होता नहीं है सर। मैं ना नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ सर। चाहे कोई व्यक्ति विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, या कोई किसी पार्टी का क्षेत्रीय नेता हो, जिस पार्टी की सरकार हो उस राज्य में, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे रेप की जो घटनाएं घटती है, हाँ, उसको लेकर मतलब क्षेत्रीय नेता सरकार के माध्यम से, सरकारी वकीलों के माध्यम से रेप पीड़ित महिलाओं की मदद करे, ताकि हर रेप पीड़ित महिला को न्याय मिले और जल्दी से न्याय मिले। जल्दी से न्याय मिले, रपट लिखी जाए जल्दी से, FIR हो और उनको न्याय मिले। न्याय मिले ही ना, न्याय होता दिखे भी। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपने मदर्स डे के उपलक्ष्य में कही। कल था लेकिन आज आपने कही, और ये तो बाद में कही, रोज कहा करिए आके। ये बात तो ऐसी है कि रोज बोली जानी चाहिए महिलाओं तरफ से। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या? श्याम? राम? राम है नाम, क्या बात है। तो हमने बात शुरू करी थी बजरंगबली से, राम तक आके बात खत्म हुई है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। पहुंचा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सुखोई 34 फाइटर जेट, सुखोई 35 फाइटर जेट और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर जो एक छापेमारी दल का हिस्सा थे, उन पर एक साथ अटैक कर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि चर्निहाव इलाके में सभी मिसाइल और बॉम्ब अटैक के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उसे टारगेट कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी रिहाई के बाद देश की सरकार और सेना पर जमकर हमला बोला और उन पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान में इस तरह के हालात उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे। So democracy is an all-time low. The only hope we have is the judiciary.
इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने मेरा किडनैप किया और मुझे मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मेरे घर को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर भी जमकर बरसे और उन पर चुनाव से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सारी पार्टियों को डर है कि अगर चुनाव हुआ तो पीटीआई उनका सफाया कर देगी। Intention is that they want me out of the electoral race. इमरान खान ने कहा कि उनका मकसद ऐसे वक्त में चुनाव कराना है जब मैं ना रहूं। They have decided that the only way they'll allow elections is if I am inside jail or killed. इमरान का आरोप है कि उनकी मौजूदगी में सेना उनके घर में घुसी, वहां तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी की। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर बरसे और पाकिस्तान में हुए प्रदर्शन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा हुई वो उनकी प्लानिंग के मुताबिक की गई थी। उनके मुताबिक इमरान खान ने अपने समर्थकों को ये बताया था कि उन्हें कहां-कहां हिंसा करनी है। इस मकसद के लिए बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई, पेट्रोल बम बनाने की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी सबूत मिले उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने हिंसा आगजनी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। उनका ये बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर वहां हुए विरोध के बाद आया। उन्होंने बताया कि लाहौर में हिंसा की वजह से पुलिस की 12 बसों, 1122 मोटरसाइकिल और कई एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं कोर कमांडर के घर समेत 23 इमारतों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई और ये एक योजना के तहत सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। और उधर बंगाल की खाड़ी में उठा खतरनाक तूफान मोखा बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों से टकराया, जिसकी वजह से तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई और निचले इलाकों में रहने वाले लोग घर छोड़ने को मजबूर देखे। भयंकर तूफान ने कई लोगों की जान भी ले ली। शक्तिशाली चक्रवात की तरफ बढ़ रहे मोखा तूफान ने म्यांमार के बंदरगाह शहर सितवे को जलमग्न कर दिया और यहाँ पर इसका सीधा असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अधिकारियों ने पिछले कुछ सालों में आए तूफानों में इसे बेहद खतरनाक बताया। यहाँ तूफान 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, जिससे कई टावर गिर गए और छतें उड़ गयी। तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गयी। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से सितवे के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार और बांग्लादेश से करीब 4 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। जहां म्यांमार में तूफान का सीधा असर दिखा तो वहीं बांग्लादेश इसके प्रभाव से बच गया, क्योंकि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से टकराने से पहले ही तूफान पूर्व की ओर मुड़ गया। इससे बांग्लादेश पर मंडरा रहा खतरा काफी हद तक कम हो गया। वहां के बांग्लादेश के मौसम विभाग को आशंका थी कि मोखा पिछले 2 दशकों में आया सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है, इसलिए एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया। मोखा तूफान का असर कोलकाता में भी दिखा और पोर्ट ब्लेयर को जाने वाली फ्लाइट को रोकना पड़ गया। मोखा तूफान म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ रहा है। दोनों देशों में अलर्ट जारी किया गया है। जोखिम वाले इलाकों से लोगों को दूर भेजा जा रहा है। इस तूफान से बांग्लादेश और म्यांमार के हजारों लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और 12 फीट तक समुद्री लहरें उठने के आसार हैं। तूफान से बचने के लिए समुद्र तट से दूर अस्थायी शेल्टर होम तैयार किए गए हैं। बांग्लादेश में मोखा तूफान के कुछ वक्त शांत होने पर जब लोग शेल्टर से निकलकर अपने घरों को पहुंचे तो वहां सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक मोखा तूफान में अब तक 300 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने तूफान के और भी ज्यादा शक्तिशाली होने के आसार जताए, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी। तूफान में अब तक 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। लोगों से समुद्र तट से दूर रहने की अपील की गई। और इस बीच भारत ने नए वॉरशिप INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। मिसाइल ने सीधा टारगेट को हिट किया और उसे तबाह कर दिया। INS मोरमुगाओ विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे पिछले साल दिसंबर में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। ये पहली बार है जब इस जंगी जहाज से सुपरसोनिक मिसाइल को दागा गया। इस खतरनाक युद्धपोत को भारत में बनाया गया। INS मोरमुगाओ हथियारों से लैस दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल कैरियर है। INS मोरमुगाओ बिना दुश्मन के रडार पर नजर आए समंदर में निगरानी करता है और किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहता है।
इधर जम्मू कश्मीर में G20 बैठक पर सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। और खबर है कि G20 बैठक के दौरान सीमा पार से घुसपैठ हो सकती है। कठुआ, जम्मू और सांबा सीमा से आतंकी घुसपैठ कर आत्मघाती हमला कर सकते हैं, तो वहीं राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की बैट टीम घात लगाकर सुरक्षा बल को निशाना बना सकती है। बताया गया कि येवगेनी प्रिगोजिन ने यूक्रेन को बखमुत में रूस की सेना का ठिकाना बताने का ऑफर दिया था, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। और इसी के बाद वैगनर की सेना ने बखमुत पर कब्जा किया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि वैगनर प्रमुख ने यूक्रेन को अपनी सेना बखमुत से हटाने को कहा था, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा बखमुत से नहीं लौटना उनकी मजबूरी है। इसके बदले उन्हें रूस की सेना का ठिकाना बताने का ऑफर दिया था। मतलब वैगनर प्रमुख नहीं चाहते थे कि वो रूस की सेना के साथ बखमुत की लड़ाई साथ लड़े और इस युद्ध में जीत का श्रेय रूस की सेना को जाए। ये पहली बार नहीं है जब रूस की सेना और वैगनर लड़ाकों के बीच की अनबन खुलकर सबके सामने आ गई, क्योंकि ऐसा एक और दावा वैगनर ग्रुप को लेकर पहले आ चुका है, जब येवगेनी ने बखमुत में युद्ध लड़ने से मना कर दिया था और जंग में हथियारों की कमी का हवाला दिया था। और अब उनके नए ऑडियो को लेकर बड़ा दावा सामने आया। इसके बदले उन्हें रूस की सेना का ठिकाना बताने का ऑफर दिया था, जिसमें येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा बखमुत से नहीं लौटना उनकी मजबूरी है, क्योंकि बखमुत से येवगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी लौटती तो उन्हें हारा हुआ माना जाता। और उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम करने का दावा किया। आरोप लगाया गया कि यूक्रेन के सैनिक रूस के कब्जे वाले दक्षिण पश्चिम बखमुत पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जारी। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार बोले, मेरे नेतृत्व में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती। जयपुर पहुंचकर खत्म हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट की पदयात्रा। गहलोत सरकार के सामने रखी 3 मांगे, कहा पूरी नहीं हुई तो 15 दिन बाद होगा आंदोलन। पटना में आज तीसरे दिन भी लगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने दी अर्जी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दावा है कि यूरोप दौरे से लौटने के बाद ज़ेलेंस्की रूस पर बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि जंग में अमेरिका और यूरोप से मिल रही मदद की वजह से ही यूक्रेन युद्ध में अब तक डटा हुआ है। और माना जा रहा है कि फ्रांस दौरे से भी यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले ज़ेलेंस्की ने जर्मनी का दौरा किया, जिसमें यूक्रेन को $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ से ज्यादा की मदद का ऐलान किया गया, जो युद्ध के बीच यूक्रेन को किसी भी देश से मिलने वाली सबसे बड़ी मदद है। मतलब ज़ेलेंस्की के यूरोप दौरे से लौटने के बाद जंग और भड़क सकती है। इस महायुद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर नेटो को आंख दिखाई है। पुतिन ने नेटो सदस्य देशों की सीमा के पास 16 बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। रूस ने नॉर्वे और फिनलैंड की सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर ओलेनिया एयरबेस पर बॉम्बर तैनात किए हैं। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस अगस्त 2022 में 4 Tu-160 बॉम्बर, अक्टूबर में 10 से ज्यादा Tu-95 बॉम्बर तैनात कर चुका है और अब Tu-160 एयरक्राफ्ट भी यहां पर तैनात किया गया। ओलेनिया एयरबेस का 3500 मीटर का रनवे सामान्य रूप से पुराने Tu-22M सुपरसोनिक बॉम्बर और रूसी AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की सुविधा देता है। इधर जर्मनी ने एक बार फिर यूक्रेन को अपना पूरा समर्थन देने की बात दोहराई, साथ ही एक बड़ी सैन्य सहायता देने का भी ऐलान किया, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे कि यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला कर सकता है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जर्मनी यात्रा पर थे। इस दौरान जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स और उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ की सदस्यता की दिशा में यूक्रेन को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। इस दौरान ज़ेलेंस्की को प्रतिष्ठित शार्लेमेन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। महासंग्राम के बीच यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने रूस के 2 फाइटर जेट और 2 सैन्य हेलीकॉप्टर नष्ट होने का दावा किया है। यूक्रेनी बॉर्डर से सटे ब्रॉन्स्क इलाके में रूस को नुकसान पहुंचा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सुखोई 34 फाइटर जेट, सुखोई 35 फाइटर जेट और 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर जो एक छापेमारी दल का हिस्सा थे, उन पर एक साथ अटैक कर तबाह कर दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि चर्निहाव इलाके में सभी मिसाइल और बॉम्ब अटैक के लिए जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उसे टारगेट कर दिया। हालांकि यूक्रेन की सेना ने इस अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी रिहाई के बाद देश की सरकार और सेना पर जमकर हमला बोला और उन पर कई बड़े आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान में इस तरह के हालात उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखे। So democracy is an all-time low. The only hope we have is the judiciary. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पर भी हमला बोला और कहा कि उन्होंने मेरा किडनैप किया और मुझे मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मेरे घर को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर भी जमकर बरसे और उन पर चुनाव से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सारी पार्टियों को डर है कि अगर चुनाव हुआ तो पीटीआई उनका सफाया कर देगी। Intention is that they want me out of the electoral race. इमरान खान ने कहा कि उनका मकसद ऐसे वक्त में चुनाव कराना है जब मैं ना रहूं। They have decided that the only way they'll allow elections is if I am inside jail or killed. इमरान का आरोप है कि उनकी मौजूदगी में सेना उनके घर में घुसी, वहां तोड़फोड़ की और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी की। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर बरसे और पाकिस्तान में हुए प्रदर्शन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हिंसा हुई वो उनकी प्लानिंग के मुताबिक की गई थी। उनके मुताबिक इमरान खान ने अपने समर्थकों को ये बताया था कि उन्हें कहां-कहां हिंसा करनी है। इस मकसद के लिए बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई, पेट्रोल बम बनाने की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि उनके खिलाफ जो भी सबूत मिले उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने हिंसा आगजनी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। पंजाब प्रांत के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि इमरान खान के समर्थकों ने प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। उनका ये बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर वहां हुए विरोध के बाद आया। उन्होंने बताया कि लाहौर में हिंसा की वजह से पुलिस की 12 बसों, 1122 मोटरसाइकिल और कई एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं कोर कमांडर के घर समेत 23 इमारतों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई और ये एक योजना के तहत सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। और उधर बंगाल की खाड़ी में उठा खतरनाक तूफान मोखा बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय इलाकों से टकराया, जिसकी वजह से तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश हुई और निचले इलाकों में रहने वाले लोग घर छोड़ने को मजबूर देखे। भयंकर तूफान ने कई लोगों की जान भी ले ली। शक्तिशाली चक्रवात की तरफ बढ़ रहे मोखा तूफान ने म्यांमार के बंदरगाह शहर सितवे को जलमग्न कर दिया और यहाँ पर इसका सीधा असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अधिकारियों ने पिछले कुछ सालों में आए तूफानों में इसे बेहद खतरनाक बताया। यहाँ तूफान 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, जिससे कई टावर गिर गए और छतें उड़ गयी। तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गयी। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से सितवे के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार और बांग्लादेश से करीब 4 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। जहां म्यांमार में तूफान का सीधा असर दिखा तो वहीं बांग्लादेश इसके प्रभाव से बच गया, क्योंकि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से टकराने से पहले ही तूफान पूर्व की ओर मुड़ गया। इससे बांग्लादेश पर मंडरा रहा खतरा काफी हद तक कम हो गया। वहां के बांग्लादेश के मौसम विभाग को आशंका थी कि मोखा पिछले 2 दशकों में आया सबसे ताकतवर तूफान हो सकता है, इसलिए एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया। मोखा तूफान का असर कोलकाता में भी दिखा और पोर्ट ब्लेयर को जाने वाली फ्लाइट को रोकना पड़ गया। मोखा तूफान म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश की तरफ भी बढ़ रहा है। दोनों देशों में अलर्ट जारी किया गया है। जोखिम वाले इलाकों से लोगों को दूर भेजा जा रहा है। इस तूफान से बांग्लादेश और म्यांमार के हजारों लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और 12 फीट तक समुद्री लहरें उठने के आसार हैं। तूफान से बचने के लिए समुद्र तट से दूर अस्थायी शेल्टर होम तैयार किए गए हैं। बांग्लादेश में मोखा तूफान के कुछ वक्त शांत होने पर जब लोग शेल्टर से निकलकर अपने घरों को पहुंचे तो वहां सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक मोखा तूफान में अब तक 300 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने तूफान के और भी ज्यादा शक्तिशाली होने के आसार जताए, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी। तूफान में अब तक 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। लोगों से समुद्र तट से दूर रहने की अपील की गई। और इस बीच भारत ने नए वॉरशिप आईएनएस मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। मिसाइल ने सीधा टारगेट को हिट किया और उसे तबाह कर दिया। आईएनएस मोरमुगाओ विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे पिछले साल दिसंबर में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। ये पहली बार है जब इस जंगी जहाज से सुपरसोनिक मिसाइल को दागा गया। इस खतरनाक युद्धपोत को भारत
वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। ऐसा कहेंगे वंदे मातरम। एक बार फिर से वंदे मातरम, वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं देख रहा था सारे लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से कनॉट प्लेस में भैया जी कहीं प्रोग्राम में शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो अपनी कभी कभी समस्याएं लेकर भी आते हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। वो बहुत सारे लोग जो एम्स में या सफदरजंग में इलाज के लिए कभी कभी इधर भटकते हुए आते हैं कि आप मेरा मदद कर दीजिए, मैं उनका भी। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हरियाणा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पर शरीक हैं, मैं उन सबका एक बार फिर से नए सिरे से स्वागत करता हूं। जो आते रहे हैं प्रोग्राम में, शरीक होते रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार इस प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं या भीड़ का हिस्सा हैं, ये बात कहने के लिए आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स हैं, ये शो जो है इस मामले में मुख्तलिफ है, अलग है। वो इसका कारण ये है कि इस शो में हर जगह से वॉइस उठाने की पूरी गुंजाइश है और अपनी बात कहने की पूरी इसमें छूट है। आप अपनी बात कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई लुकाव छुपाव नहीं है। कहा था कि देश में कुत्तों को लेकर एक बहुत बड़ी बात थी, जिससे बात तो मैं बहुत सारी जगह से कर रहा था शो से पहले, लेकिन ये बात कही गई कि बहुत परेशानी है, कुत्ते जिस तरह से काट रहे हैं। किसी ने कहा कि पहले क्या था, हमारे पैनलिस्ट ही कह रहे थे कि जी पहले क्या था कि खाने की चीजें जो लोग थे बाहर में डाल देते थे तो लोग खा लेते थे, लेकिन अब वो डस्टबिन में चला जाता है और डस्टबिन से या लोग इस बात पे संजीदा नहीं है, वो नहीं डालते हैं, वो भूखे होते हैं और इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अलीगढ़ में डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद बरेली में और उसके बाद आसपास के जिलों में और हैदराबाद तक। तो मैंने आज एक पशु प्रेमी को बुलाया था और मैं चाहता हूं कि उस पर भी वो कुछ दो लाइन जरूर बोले। इसके बाद मैं मुद्दे की तरफ बढ़ूं, जो बात आपकी है या आपकी है या आपकी है, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई बात है, इसे जरूर मैं कहना चाहूंगा। प्रतीक जी, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पेट आज के जीवन की सच्चाई बन चुकी है। आप जिस तरह की पेरेंटिंग हो रही है, एक बच्चा दो बच्चा, बगैर पेट के कोई भी पेरेंट्स मेट्रो सिटी में नहीं रहता है, इसलिए उन पेट्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो आवारा कुत्ते हैं, जो हमारे सिद्धांत थे पहले कि एक रोटी गाय की, एक रोटी कुत्ते की, तो आप उसी तरह उसके लिए रोटियां निकालनी शुरू करें। और जो पेट रखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने गांव में एटलीस्ट गाय पालन के लिए भी उतना ही लोगों को अवेयर करें, ताकि जो दूध की कमी हो रही है, दूध बहुत बुरी हालत में अब कम होता जा रहा है, जैसे जैसी गर्मी पड़ेगी दूध कम होता जाएगा, हमें सिंथेटिक दूध पे जाना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी चीजें। तो इसलिए आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जितना ध्यान हमें आवारा कुत्तों पे देना है, पेट्स पे देना है, कि हम लोग जहां भी हो सके उनको खाने का कुछ ना कुछ डालें, रोटी डालें, बिस्किट डालें, किसी तरह वो इस तरह। सिंथेटिक दूध से क्या मतलब था आपका? सिंथेटिक दूध का मतलब है बहुत सी तरीके के अब नाजायज तरीके लोगों ने अपना लिए हैं। जी, मैं ये बात तो जानता हूं, लेकिन मैंने इसके बावजूद ये बात पूछी। मैं आपका भी शो में स्वागत करता हूं, चाय वाले भैया का भी। और ये बड़े चाय वाले हैं, ये छोटे चाय वाले ना समझ लेना इनको, ये बड़े चाय वाले हैं जो आज शो में आए हैं, और मैं आपका स्वागत करता हूं। और अपने ऑटो वाले भैया का भी, कि उनका इलाज एक सही रास्ते पे चल रहा है, और यहाँ से जो एनजीओ के मार्फत से लोग गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इधर से कोई हाथ उठा रहा था, जरूर सब मैं आता हूँ, एक सेकंड दे जी। दूध की बात तो की थी, तो दूध में जब भैंस के बच्चे ही मार दिए जाएंगे तो दूध कहाँ से आएगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ।
तो सरकार को कदम उठाना चाहिए। जो भैंस पालते हैं वो दूध के लालच में बच्चे को तो दूध ही नहीं देते। लेकिन सरकार को तो ये भी करना चाहिए कि वो भैंस का बच्चा भी ध्यान दे, दूध पर भी ध्यान दे, घास पर भी दे, हम पर भी दे, आप पर भी दे। अरे रुको भाई, बात कहने दिया करो पूरी, बीच में हल्ला कर जाने लगते हो। चारे का भी दे, भूसी का भी दे, उसमें चोकर का भी दे, सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमको सिर्फ दूध पीना चाहिए, मलाई खानी चाहिए। अरे गजब के आदमी हो, कहां से आना हुआ भैया? यहीं दिल्ली से ही है। दिल्ली से? अच्छा, तो पेड़े पे देंगे तो जमीन पे भी पैर रखते हो? भूसा भरो तुम। अब बताओ कि सरकार को कहना चाहिए, सरकार को तो करना चाहिए। सरकार तो बहुत हर तरफ से कान पकड़ो सरकार के, लेकिन कुछ अपना भी तो रखो जिम्मेदारी, जरूर रखो। अपनी जिम्मेदारी नहीं कुछ। दूध दे रही है तब तक तो पाल रहे हैं, और जब दूध देना बंद तो छोड़ दिया, खेतों में चूंग रही, क्या करेंगे जब छोड़ दो? डर के ना बोला करो हमसे, अपनी मन की बात बोला करो। तुम भी वही काम करोगे जो मौका, रुको, जब भी तुमको मौका लगे तुम भी वही काम करोगे, मैं भी वही काम करूंगा जो मुझे मौका मिल गया। तो चोरी में हर आदमी शरीक है और ज्ञान बांटने में। भैया जी कहीं प्रोग्राम है, रोज शाम को आओ, बताओ, रोज ज्ञान दो आके, यहाँ पे बहुत फ्री में ज्ञान मिलता। मैं आऊंगा आपके पास। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी में जगह बताया करो। यूपी मुरादाबाद। मुरादाबाद के, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या काम करते हो? मैं एक्सपोर्ट में काम करता हूँ। एक्सपोर्ट में, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। जी साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही हूँ मैं। हाँ जी। मैं ये भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं पेट का हमें ध्यान रखना चाहिए, जानवरों का ध्यान रखना चाहिए। आज की डेट में आप देख रहे हैं हर इंसान पेट पाल रहा है और हमारे बुजुर्ग अनाथ आश्रम में जा रहे हैं। क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? पेट को तो हम ध्यान दे रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो अनाथ आश्रम में जा रहे हैं और हम डीपी पे लगा रहे हैं मदर्स डे, फादर्स डे। ये मदर का कोई डे नहीं होता, ना फादर का डे होता है, इंसानियत का डे होता है, वो रोज होता है, लेकिन कोई निभाना नहीं चाहता। बहुत अच्छी बात है। अंदर आओ, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। और तुम आज वहां जाकर बैठ जाओ, खड़े हो जाओ जाके, यहां बैठिए। सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मनुष्य के साथ जो पशु है उसका भी सहअस्तित्व के साथ एक साथ विकास क्रम में वो रहे हैं और साथ साथ रहे। तो रास्ता तो हम ही को ढूंढना पड़ेगा और हमें ही रास्ता निकालना पड़ेगा कि कैसे आगे विकास क्रम में बढ़े। और जानवर के साथ जो हो रहा वो भी रुकना चाहिए और हमको इस तरफ से बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। जी, क्या हाइट है आपकी? क्या 6'4". वाह, कहाँ के रहने? हरियाणा के रहने वाले? गुड़गांव के। जैसे बिहार के आदमी में कपार पे लिखा होता बिहार, कपारे पे लिखा होता बिहार का, और दूर से पहचान लेते हैं, वैसे हरियाणा का आदमी भी पहचान में आता, लंबा चौड़ा बलिष्ठ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब आपका? मोहित यादव। मोहित यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं मोहित जी? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का कैसा चल रहा है? प्रॉपर्टी का काम बढ़िया चल रहा है। हाय हाय, कुछ लोग तो मिले कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया। तो प्रॉपर्टीज बिक रही है, बड़ी वाली प्रॉपर्टी है, छोटी वाली या मझोली? मिक्स सेगमेंट। मिक्स सेगमेंट चल रहा है, तो मार्केट उठा है थोड़ा। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत शुभकामनाएं। और खासतौर से उन तबकों के लिए मकान, सस्ते मकान जरूर मुहैया होने चाहिए और उनकी नजर होनी चाहिए उन लोगों पे जिनके पास घर नहीं, घर एक सपना होता है और वो बहुत ध्यान देने की बात है। जी, कुछ कहना चाहते हैं यादव जी? जी भैया जी, बिल्कुल। हाँ जी। ये जो हमारे वो कांग्रेस वाले भैया हैं, वो अभी कह रहे थे कि 2024 में हम आएंगे तो मोदी, ठीक है ना। रीजन क्या है उसका जी? कि अभी ईवीएम खराब हो गया था, जब मोदी आता है तो इनका ईवीएम खराब हो जाता है। अभी ईवीएम सही हो जाएगा 24 में वापिस जब आएंगे तो। अच्छा, मोदी जी आएंगे 24 में? हाँ, 110%। मोदी जी, यादव जी कुछ ज्योतिष सीखा है आपने क्या? काम कर रहा है भाई साहब वो। कह रहे काम कर रहे हैं वो। हाँ जी, जी जनाब। 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का रहने वाला जी। दिल्ली के रहने वाले। क्या काम करते हैं साहब? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ जी। ट्यूशन पढ़ाते बच्चों को? कैसा परसेंटेज रहा जितने बच्चों को पढ़ाया आपने? सब ठीक, अच्छा रहा। अच्छा रहा, बढ़िया है, बहुत अच्छा। और एडमिशन आगे हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल होगा जी। बिल्कुल ठीक है, बातचीत करूंगा। चाचा, आप हमें देखो, हम आपको देखें बस, और इसी में पूरी बात कह डालेंगे हम दोनों लोग, है ना। तो कहाँ से आना हुआ आपका चाचा? जिला इलाहाबाद। जिला इलाहाबाद। अब क्या हो गया? चाचा मुझ प्रयागराज निकल नहीं रहा, प्रयागराज हो गया। अब याद उसकी आदत डाल लो, प्रयागराज हो गया, कोई बात नहीं। हम भी कभी कभी मुंह से निकाल देते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद हमसे भी निकल जाता है इलाहाबाद, लेकिन प्रयागराज हो गया। तो क्या होएगा 24 में इस बार? जो जनता चाहेगी वही होगा। अरे बोलो हो फिर अंदर की बात। अंदर की क्या बात है? मतलब जो मन में है वो निकालो हो फिर। नहीं, जो आना चाहिए कांग्रेस ही। आना चाहिए कांग्रेस ही।
चाचा की भी बात है। यादव जी, बात सबकी बराबर सुननी चाहिए और यही बात है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड अगर आज ना बोल पाए तो पता चले क्या हो जाएगा। हाँ, हम लोग सोशलिस्ट हैं और आप सोशलिस्ट हैं। हम सोशलिस्ट हैं। अभी सोशलिस्ट जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं। अरे व्यवहार क्या कर रहे हैं, यही परवरिश है हमारी, तो ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, इतना कोई करता ही नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर नहीं है। क्या बात, वो सुबह नहीं। वाह क्या बात है जी जनाब, बड़ी अच्छी बड़ी फेमस नज्म है। कुछ टूटे हुए दिए हैं पड़े, अभी उन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात। वाह क्या बात है जी। और ताकत से सिर्फ सोशलिस्ट लड़ सकता है। यहाँ सोना होगा मैं सो जाऊंगा। अभी जो फैमिलिस्ट हैं वो ताकत से नहीं लड़ सकते। सोशलिस्ट हैं आप? सोशलिस्ट हैं। मोबाइल कितने का लिया, खरीदा आपने? मोबाइल मेरे बेटे का। बड़ा मुश्किल है इस देश में। मैं भी उपदेश देता हूं रोज गीता से। रुको भाई रुको, गुरुजी आ रहे हैं, नारायण ना हुआ करो, सोशलिस्ट हैं। रोज उपदेश देता हूं मैं यहाँ के खड़े होके कि सदा सच बोलना चाहिए, सच बोलने की ताकत बड़ी होती है। सच में वो चीज है, वो फन है कि बड़े से बड़े लोगों को भी झुटला देती है। लेकिन जैसा ही मौका लगता है गुरुजी, फट से झूठ बोलता हूं, मैं पलट जाता हूं और कहता हूं मैं सबसे बड़ा सत्यवादी हूं। दिक्कत क्या हुई, यही सोचना है, नींव पे सोचना है, नींव कहां गड़बड़ हुई, ये ध्यान देने की बात है गुरुजी। अब चल रही है पूरे देश में कि मोदी रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे, लेकिन ये ताकत सिर्फ सोशलिस्ट में है। और ये ताकत इसलिए नीतीश कुमार में है कि नीतीश कुमार को कोई चाहेगा कि उसके यहाँ छापा मार दे तो कुछ है ही नहीं। और सबके यहाँ ईडी जा रही है, सबके यहाँ सीबीआई जा रही है। मेरे यहाँ भेज कर दिखाइए, मेरे नेता के यहाँ भेज कर दिखाइए, कोई ताकत नहीं है कि उसके यहाँ सीबीआई और ईडी फोन कर दे। इसलिए कुछ है ही नहीं। सोशलिस्ट प्लेटफार्म पर सोने वाली इंदिरा गांधी को उठाकर हम लोग फेंक दिए। कहाँ से आना हुआ? बिहार से। क्या नाम है? कमल। भाई रुको भाई, देखो ऐसे हल्ला ना बचाओ। अरे रुको भाई, हल्ला ना बचाओ यार। क्या नाम है? अविनाश कुमार सिंह, दरभंगा से आते हैं जी। दरभंगा से? बिहार में। हाँ जी। हाँ। कोई भी बच्चा पैदा होता है उसको बड़ा करने में आदमी, किसी माँ बाप को 1 से 20 साल तक जब हो जाता लगता है, उसके बाद उम्मीद करता कमाने का। जब नीतीश कुमार आए थे उसने एक वादा किया था, हम उस घर में दिया जलाने आया हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। आज 20 साल हो गया उसको चौथा पंचवर्षीय राज्य करते हुए। आज तक बिहार के बच्चे के लिए सोचा, जो बच्चे पूरे में भर के गाड़ी में आता है और दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, केरल में जाता है, उसके आपके सामने है। और ये कह रहा नीतीश कुमार, किसी बच्चे से आप उससे पूछिए जाकर के जो गाड़ी में बिना किराए के चलता है माँ बाप से, अब हंस रहे हो। अंदर आ जाओ गुरुजी, अंदर आओ, अंदर नहीं रुकिए, बस रुकिए, देखिए नो। अभी आपने कहा कि ऐसा कोई नहीं करता, आप बड़े सोशलिस्ट हैं, तो मुझे अगर आपने सोशलिस्ट किया तो आप वहीं रुकेंगे, और तुम अगर अंदर ना आए तो प्रोग्राम खत्म, सब लोग जाओ अपने अपने घर। तुम अंदर आओ, जाओ। आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए, हाँ आप बोलिए। नीतीश कुमार जी जब नीतीश कुमार जी आए थे उसका एक ही नारा था, हम उस घर में दिया जलाने आया हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और आज बिहार की जनता से पूछ लीजिए अंधेरा है कि नहीं। अरे बिजली लेकर मैं क्या अचार डालूंगा, बिजली लेकर मैं क्या अचार डालूंगा। बिहार में बिजली सपना था, 24 घंटा बिजली कैसे रह रही है? हम लोग आश्चर्य का ठिकाना। बिहार में घुसिएगा, सड़कें सब ठीक, बिजली पानी और रोड। जी यहाँ खड़े हो जाइए। हाँ जी रुको, क्या नाम है? अविनाश कुमार। कहाँ से? दरभंगा से। बोलो। बिजली लेके हम क्या करेंगे? अगर मैं घर में 4 मेंबर हूँ, नॉर्मली 10,000 भी कमाऊंगा, 40,000 कमाकर बिजली बिल 2,000 दे सकता हूँ। हाँ। फ्री बिजली कोई तरीका नहीं, हम रोजगार मत दो, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, रोड बना दो। अब उद्योग क्यों नहीं लगा रहे हो आप? बिहार के बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? जो अब आपको मालूम है, आपको न्यूज दिखाना है, जाइए गुड़गांव में, जिस कंपनी में बंदा 15 घंटा काम करता, सुबह 8 बजे से रात 1 बजे तक नींद नहीं पूरा होता है, अगले दिन उसको फिर 8 बजे ड्यूटी जाना होता है, संडे लगता है, महीना की सैलरी उठता है 8,000। चाचा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा।
15,000 जो मजदूर कमाता है गुड़गांव में, एक कमरे में कै लोग रहते हैं बिहार से? 8 लोग 10 लोग। रूम मालिक आके धमकाता है, नहीं देगा तो बाहर सामान फेंक दूंगा। पानी नहीं होता है, एक टॉयलेट में। हरियाणा की बीजेपी सरकार सॉरी बोलने दीजिए, मैं प्रवक्ता रुकिए। मैं प्रवक्ता, मैं कोर्स करके नहीं आया हूँ मालिक, आपके चरणों में काम का वर्कर हूँ। 2009 में किसकी सरकार थी? आइए मेरी बात सुनिए, ये लोग जब नीतीश कुमार, ये लोग कौन? नहीं, ये लोग कौन? जनता कायदे में ये सब वही हैं जो आपको भी बनाए, हमको भी बनाए। जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे तो इनके लिए नीतीश कुमार सबसे अच्छे थे, और जैसे ही इनका साथ छोड़ा नीतीश कुमार खराब हो गए। ईमानदारी काम की होती है, किसी की जाति पाति की नहीं होती। वहाँ जाति पात की नारा लग रहा है। चलो आओ। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये भाई साहब बोले हैं, जो बिहार के मैटर में जो ये नहीं तो मजदूरों के बारे में बोल दिया, स्टूडेंट्स के बारे में कौन बात करेगा? हाँ, तो स्टूडेंट के बारे में भी बोलो स्टूडेंट के बारे में। जैसे वो मजदूर के बारे में बोल रहे, तुम स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट्स के बारे में, जैसे वहाँ का यूनिवर्सिटी इतना टाइम लगा देता है, जो अभी तक वो सही नहीं हो पाया है। एक तो 5 साल लग जाता है। हाँ, इसका दोषी कौन है? प्रधानमंत्री है दोषी। बीए की डिग्री 6 साल में मिल रही है, प्रधानमंत्री दोषी है। हंस रहे हो गुरु? है मजा आ रहा है, हंसो ना जी। 5 साल में डिग्री मिल रही। रुको यार, सब कुछ बुराई हुई है कि नहीं? बिहार की नहीं है हर चीज जी, मैं मानता हूं, मैंने कह दिया। कर्नाटक जाना पड़ता है। हम बोले 17 साल लालू यादव, 18 साल नीतीश कुमार, दोनों राज किया। यही कह के ना 5 में सरकार बनाया था जनता ने नीतीश कुमार को, क्या कहकर जंगल राज से दूर करने के लिए। आज वो बोलते हैं भाजपा के साथ हैं, हम बोलते हैं पावर किसको होता है? मुख्यमंत्री को कि डिप्टी सीएम को? अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग अपना राज अपना गोटी से के हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। आज कर्नाटक की सरकार बनाए हैं ना ये लोग, हम इनसे कहते हैं उनको बधाई दीजिए जी, बधाई दीजिए जी। निकिता जी, आपके पास कोई मुद्दा है जी? मैंने काफी सारे भैया जी आज मुद्दे सुने, तो जो स्ट्रेट। रुकिए, नाराज नहीं होते जी। मैं तो जो हमारे कार्यक्रम है उसको आपको बताना चाहूंगा बस, कि हम बड़ी 51 रैलियां करने जा रहे हैं। 396 लोकसभा में हम जनसभाएं करने जा रहे हैं। जिला, मंडल, शक्ति केंद्र प्रमुख तक हम पहुंचने जा रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी, सीएम, सांसद, विधायक, जो हमारे अब तक के कार्यक्रम हैं, जो कार्यक्रम हमने जनमानस के लिए, जो लास्ट लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, सुन लीजिए, आप हर में बोलते हैं यार, प्लीज थोड़ा खड़े रहिए। देखिए, वहां भी जा रहे हैं, आपकी तरह तुष्टीकरण नहीं कर रहे, आपकी तरह नफरत नहीं कर रहे, आपकी तरह वक्फ बोर्ड कर्नाटक में तय नहीं करेगा कि मंत्री और डिप्टी सीएम बनाएंगे। आपकी तरह पीएफआई तय नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे। हमारा कार्य पीएफआई बैंड ये कर पाएंगे? पीएफआई बैंड करेंगे, अगले में 0 हो जाएंगे। देखिए, हम लोगों के पास जा रहे हैं, अपने 9 साल के पूरे कार्यक्रम को बताएंगे, और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से 2019 में प्रचंड विजय हुई थी भाजपा की, वैसे ही 2024 में प्रचंड विजय होने जा रही है। देखिए, धूप निकली हो तो बताने की जरूरत नहीं होती कि सूरज निकला हुआ है। भाजपा को इतना कार्यक्रम करके बताने की जरूरत है कि हमने काम किया है। किसको अंधा बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो इस देश में? बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। ये जो भाई साहब जनता बोल रही थी ना, मैं उनको नमन करता हूं। मुझे भाजपा मुक्त भारत नहीं चाहिए, मुझे विपक्ष में भी हूं तो भी खुशी है। भाजपा अगर विपक्ष में रहेगी तो बहुत खुशी होगी। तो जनता